नमस्कार। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से एक ही जुमला सुनाई देने लगा है कि राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार है। लेकिन इन दोनों इंजन को शंटिंग करने या यूँ कहिए कि दोनों सरकारों के बीच तालमेल बैठाने, दोनों सरकारों के बीच समन्वय बिठाने में एक केंद्रीय मंत्री जो कि राजस्थान से ही सांसद हैं, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले केंद्रीय मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि वर्तमान में केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्रालय का काम संभाल रहे हैं। प्यार से राजस्थान में उनको गज्जू बना भी कहते हैं। शेखावत साहब, आपका कीनोट कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत सारा अभिनंदन। शेखावत साहब, जब से राजस्थान में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो मेरे देखने में आया कि आपकी भूमिका बहुत ही एक्टिव रही। और चाहे वो परिवर्तन यात्रा थी, चाहे वो चुनाव प्रचार संबंधी यात्राएं थी, एक सुबह आप चूरू होते थे, अगले दिन जो है आप उदयपुर होते थे, एक सुबह आप अजमेर होते थे, अगले दिन आप बीकानेर होते थे। तो इतनी यात्राएं आपने करी और ख़ासतौर पे जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनको हर तरह का सहयोग आपने मुहैया कराया। तो इस भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक ऐसा दायित्व होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जो जिम्मेदारी थी, उससे कहीं बढ़कर के जिम्मेदारी हम सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं की थी। और हमने कांग्रेस के कुराज को समाप्त कर राजस्थान की जनता को कुशासन से मुक्त कराने के लिए राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते जो अपनी जिम्मेदारी थी, उसके निर्वहन के लिए परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना हम सब का कर्तव्य था, धर्म था। और उस कर्तव्य के पालन के लिए निश्चित ही हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी स्तर के कार्यकर्ता, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं ने न केवल चुनाव प्रचार के समय में, अपितु चुनाव के जो है पिछली बार सरकार से निकल जाने के बाद में 2018 से लेकर के निरंतर सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए परिश्रम किया और सुखद परिणाम प्राप्त हुआ। आपने कहा कि एक जुमला सुनाई देता है कि डबल इंजन की सरकार, ये जुमला नहीं, हकीकत है। और हकीकत इस राजस्थान को बदलने के लिए, इस राजस्थान की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए। अच्छा, चुनाव प्रचार के दौरान आप इतना गहरा उसमें उतरे हुए थे कि हर व्यक्ति आपकी इतनी सक्रिय भूमिका देख करके सहज ही ये अनुमान लगाता था कि आप शायद राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब ये समय आया तो एक नए चेहरे, एक कार्यकर्ता, एक आम आदमी को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया गया। तो लोगों को तो ऐसा लगता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद आपको इस बात का पहले से मालूम था, इसलिए आप जिस दिन मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होनी थी उस दिन जयपुर भी नहीं आए थे। तो इस बारे में आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है। और मैंने चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी अनेक बार कहा था कि कौन किस भूमिका में अधिक उपयोगी है। जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दर्शन देश प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति अंत में। कौन किस भूमिका में, किस जगह पर देश के लिए अधिक उपयोगी है, किस व्यक्ति का कहाँ काम करना दल के लिए ज़्यादा उपयोगी है, सरकार में काम करना ज़्यादा उपयोगी है या संगठन में काम करना ज़्यादा उपयोगी है, देश की राजनीति में काम करना ज़्यादा उपयोगी है या स्थानीय राजनीति में काम करना ज़्यादा उपयोगी है, ये तय करने का अधिकार जो है परिवार के बड़े लोगों का, या मैं ऐसा कहूँ कि पार्लियामेंट्री बोर्ड, अगर स्ट्रक्चरल वे में कहूँ तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के में बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व का है। इसलिए इस बात का विचार करना कि कौन क्या होगा, किस भूमिका में काम करना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इसकी आवश्यकता भी नहीं होती और इसकी प्रासंगिकता भी नहीं होती। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि मेरा नेतृत्व जो है वो देश, दल और राज्य, इन तीनों के हित में जो बेहतरीन फैसला होगा वो लेंगे। जिस भूमिका में काम दिया जाएगा हम सब लोग उस भूमिका में काम करेंगे। और मैंने ये कहा था कि मेरी इतनी भूमिका अवश्य होगी कि राजस्थान की आने वाली सरकार यशस्वी हो, हम सफल हों, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य लेकर के संकल्पबद्ध होकर के देश चलाए, देश के 140 करोड़ लोग चल रहे हैं कि हम अपने देश को इस अमृत काल में विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प को सार्थक करने में, सिद्ध करने में राजस्थान की अग्रणी भूमिका हो।
जी। ये इस लक्ष्य को लेकर के हम सब लोग काम करें। तो अब तो सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री भी आ गए हैं, मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है, तो रोज मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, विकसित भारत यात्रा जो है वो चल रही है, और प्रशासनिक विभागों को भी कसावट लाने के लिए मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री दोनों नियमित समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार का टेक ऑफ कैसा है? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने एक राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले सरकार के समय में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हुई थी, भ्रष्टाचार जिस तरह से अर्श से लेकर के फर्श तक जिस तरह से मुंह चढ़ करके बोल रहा था, राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही थी। राजस्थान में जिस तरह से अवैध खनन का बोलबाला था और विभिन्न तरह के माफिया जिस तरह से अपराधियों जिस तरह से काम कर रहे थे, राजस्थान की पुलिस का ध्येय वाक्य कि अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, हकीकत इससे उलट हो गई थी। लेकिन पिछले 2 महीने के इस कालखंड में अपराधियों पर सार्थक कार्रवाई हुई है, प्रभावी कार्रवाई हुई है। अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई हुई है। पेपर लीक जो राजस्थान के युवाओं के लिए दिल के करीब मुद्दा था जी। उस पर प्रभावी कार्रवाई हुई है। दूसरे देशों से पकड़ करके अपराधियों को लाया गया है। भ्रष्टाचार पर संपूर्ण लगाम लगाने के लिए कमिटमेंट के साथ में सरकार ने काम किया है। और इन सब के साथ साथ में भविष्य का राजस्थान बनाने के लिए जो राजस्थान विकसित भारत बनाने की इस कड़ी की ग्रोथ इंजन बने, भारत को विकसित करने की जो यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की है, उसकी सूत्रधार राजस्थान बने, इस संकल्प के साथ में सरकार ने शुरुआत की है। और जब शुरुआत शुभ होती है और श्रेष्ठ होती है तो निश्चित रूप से जो है फल यशस्वी और लाभप्रद होते हैं। तो आपसे शेखावत साहब, आपके मंत्रालय का मुख्य विषय जैसे राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो ERCP है, जिसमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली है। उस पर हम बात करें उससे पहले एक प्रश्न आता है मन में कि जल जीवन मिशन इतना महत्वपूर्ण मिशन था और हर घर में नल से जल लाने की एक योजना थी और बहुत बड़ा ख्वाब देखा गया था। राजस्थान इस मामले में इतना फिसड्डी क्यों रहा? देखिए, सामान्य मानवीय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए देश में आज़ादी के बाद में जिस गति से काम होने की अपेक्षा थी, दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया। ये अवसर नहीं है कि मैं कौन दोषी था कौन नहीं था इसके बारे में समीक्षा करूं, चर्चा करूं, लेकिन इतना अवश्य है कि देश के सामान्य मानवी मूलभूत आवश्यकताओं के संकट से 6-6.5 दशक गुजर जाने के बाद में भी जूझ रहा था। देश में 38% मात्र ही लोगों के घर में शौचालय की सुविधा थी। 62% ग्रामीण आवास सामान्य शौचालय की सुविधा से भी महरूम थे। देश में मात्र 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था नल के माध्यम से। देश में 4 करोड़ से ज़्यादा घर ऐसे थे जिनमें बिजली नहीं थी। 18,000 पंचायतें ऐसी थी जिनमें बिजली नहीं थी। देश में 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास में बैंक का खाता नहीं था। ये जो मूलभूत आवश्यकताओं की जो चुनौती थी, इस संकट से निकालने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2014 से प्रारंभ हुआ था और उन्होंने एक नया गवर्नेंस फार्मूला दिया कि जो कुछ भी योजना हाथ में लेंगे उसको 100% सैचुरेशन तक लेकर के जाएंगे। क्योंकि देश में योजनाएं पहले भी बनती थी, लेकिन उन योजनाओं को जिस तरह से अभावों में काम करने की प्रवीणता और पारंगतता के चलते हुए वोट बैंक सेंट्रिक अप्रोच के साथ में किया जाता था, उससे ऊपर उठ करके सैचुरेशन सेंट्रिक अप्रोच के साथ में कि जिस भी योजना को प्रारंभ करेंगे हर एक व्यक्ति देश में जो पात्रता रखता है उसको उसका लाभ मिले, इसको सुनिश्चित करेंगे। इस लक्ष्य के साथ योजनाएं प्रारंभ की और वो धरातल पर सफलता के साथ उतरती भी दिखाई दी। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से उद्घोष किया था कि हम देश के हर घर तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचाएंगे। मात्र 16% घरों तक पानी पहुंचता था। 19 करोड़ 40 लाख घरों में से मात्र 3 करोड़ 23 लाख। आज़ादी के बाद से 70-72 साल तक देश की सरकारों ने, प्रदेशों की सरकारों ने, स्थानीय सरकारों ने जो प्रयत्न किए थे, उन सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प निश्चित रूप से एक मैमथ टास्क की तरह था कि आने वाले 5 साल में हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। और केवल नल पहुंचाना नहीं, नल से जल, उचित गुणवत्ता का जल, समुचित मात्रा में जल और नित्य नियमित निरंतर जल। इस लक्ष्य को लेकर के जब काम करना प्रारंभ किया, हम जानते हैं राज्यों
का विषय संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप पानी होने के नाते उसके डिज़ाइन से लेकर के, इम्प्लीमेंटेशन से लेकर, ऑगमेंटेशन से लेकर के और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तक सारी जिम्मेदारी राज्यों की थी। और देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग तरह की तैयारी थी, अलग अलग तरह की चुनौतियां थी, अलग अलग तरह की प्राथमिकताएं थी। उन सब राज्यों को एक साथ ऑन बोर्ड लेकर के देश में इस काम को प्रारंभ किया। और काम प्रारंभ होते ही हम सब जानते हैं 25 दिसंबर 2019 को 2019 में जब प्रधानमंत्री जी ने सुशासन दिवस के दिन गाइडलाइन जारी की थी, उस समय से काम प्रारंभ हुआ था। और 31 मार्च को तो जो है हमारे यहाँ लॉकडाउन इम्पोज हो गया था, 3 महीने के ठीक बाद में। और उसके बाद के 2 साल निश्चित रूप से भयावह थे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स की ताकत थी कि हमारा काम रुका नहीं, थमा नहीं, हम निरंतर काम करते गए। और आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो यात्रा हमने 16% या 3 करोड़ 23 लाख से प्रारंभ की थी, वो यात्रा आज लगभग 75% को छू रही है। 14 करोड़ 38 लाख घरों तक पानी पहुंचा है। राजस्थान में भी इसमें यानी 11 करोड़ घरों तक पानी पहुंचा है। 10 प्रदेश ऐसे हैं, जो 10 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 100% सैचुरेट हो गए हैं। बिहार जैसा प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश, वो लगभग 80% के आंकड़े के पास में पहुंच गया है। हिमाचल से लेकर के मिजोरम तक ये सब प्रदेश 90% से ऊपर पहुंच गए। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में जो निवर्तमान सरकार थी, वो जिस तरह से, जिस गति से काम करने की आवश्यकता थी, वो नहीं कर पाई। कुछ भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ा, कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, अब सुधार होगा, कुछ पॉलिसी पैरालिसिस की भेंट चढ़ा। और दुर्भाग्य से राजस्थान परफॉर्मेंस की दृष्टि से नीचे से दूसरे प्रदेश बन गया। और आज देश में केवल 2 प्रदेश ऐसे हैं जो 50% से नीचे हैं, एक वेस्ट बंगाल और एक राजस्थान। झारखंड जैसा प्रदेश जिसने हमसे कहीं नीचे के स्तर से शुरू किया था, वो भी आज हमसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश जो महज 2% के कवरेज पर था, हम तो 11% पे थे, वो आज 2 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन देकर के नेशनल एवरेज से ऊपर है। लेकिन यह हमारा संकल्प है कि देश की हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, हर महिला के सर से मटके का बोझ उतरे। राजस्थान भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। हम संकल्प के साथ में इसको पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी की इस गारंटी को पूरा करेंगे। ये देश और प्रदेश दोनों की सरकारों का, हम सभी का संयुक्त संकल्प है। बहुत ही अच्छा। इन दिनों आपकी पूरे देश में चर्चा है, खासतौर पे राजस्थान में जिस ढंग से ERCP अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, उसको लेकर के बहुत ही आपकी प्रशंसा का भाव है पूरे देश में। जो मुद्दा बरसों से अटका हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, और पिछले विधानसभा चुनाव में तो मुद्दा इतना गर्मा गया था कि गहलोत सरकार को ये कहना पड़ा कि केंद्र सरकार जानबूझकर इस योजना को लागू नहीं करना चाहती है और राज्य खुद अपने संसाधनों से इस योजना को लागू करेगा। तो ये हालात बन गए थे। तो इस योजना को जो इतने समय से अटकी हुई थी, इतनी राजनीतिक विवाद की चीज थी, आपने 7 घंटे में कैसे सुलझा दिया इसको? देखिए, ऐसा नहीं है कि 7 घंटे में कोई चीज सुलझ सकती है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट वसुंधरा जी की सरकार के समय में 2017 में उन्होंने कंसीव किया था। 2017 के अंत में, नवंबर 2017 में इसका DPR बनाने का टास्क जो है तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय के तहत काम करने वाले वेबकास्ट को दिया गया था। 1 साल के डेलिब्रेशन के बाद उन्होंने DPR बनाई थी और राजस्थान सरकार के आग्रह पे 50% डिपेंडेबिलिटी पर बनाई थी। 2017 के अंत में जाते जाते वो वहां पहुंची थी भारत सरकार में। उस पर डेलिब्रेशन के बाद में, क्योंकि दो राज्यों के बीच पानी का विषय था, इसलिए मध्य प्रदेश के साथ DPR साझा की और उन्होंने तुरंत ही इस पर आपत्ति दर्ज करा दी थी। राजस्थान को उस आपत्ति से इत्तला देकर के वाकिफ भी कराया गया था। लेकिन तब सरकार चुनाव के मोड में चली गई, चुनाव हो गए। चुनाव के बाद में दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई और अशोक गहलोत साहब की सरकार ने उस परियोजना को, जो परियोजना 2 लाख से ज्यादा नई हेक्टेयर सिंचाई की जमीन थी, 61,000 कहते हैं, 80,000 हेक्टेयर के स्टेबलाइजेशन के लिए योजना थी, जो 3-3.5 करोड़ लोगों के पेयजल की गारंटी देने वाली योजना थी, उसको वोट बैंक की राजनीति का गोटी बनाने का प्रयास किया। उस पर समाधान निकालने के बजाय उस पर राजनीति की, निरंतर राजनीतिक हथकंडे उसमें अपनाए गए।
मुझे भी कई तरह के आभूषण विभूषणों से सुशोभित किया गया। प्रधानमंत्री जी के लिए भी कई बातें कही गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और मुझे व्यक्तिगत रूप से कटघरे में खड़े करने के प्रयास किए। बार बार बैठकें बुलाने के बावजूद भी हमारे द्वारा बैठक में उपस्थित मंत्री कभी हो नहीं पाए। जयपुर आने के बैठक में तय करके, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से समय तय करके जयपुर आने के बाद भी मीटिंग में नहीं आना, और उसके बाद में भी राजनीतिक जो है टिप्पणियां उसके ऊपर करना और अपनी भाषा में अमर्यादित तक हो जाना। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मार्गदर्शन था कि ठहरना नहीं है, नया समाधान खोजो, नया रास्ता खोजो। और तब हमने लगभग पिछले 1.5 साल तक इस पर मेहनत की। देश के सारे हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट्स को साथ बिठाया, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हाइड्रोलॉजी को समझने वाले, इस क्षेत्र में दक्षता प्रवीणता रखने वाले लोगों को साथ बिठाया। घंटों डेलिब्रेशंस किए हमने साथ बैठ करके, मैंने साथ बैठ करके, तकनीकी विशेषज्ञों ने साथ बैठ करके इन सब विषयों पर चर्चा की। और तब एक मार्ग निकला कि जो पुराना पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक था, जो अटल जी के सपने नदियों को जोड़ने के साथ में जुड़ा था, और नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में उसे आइडेंटिफाई किया था, लेकिन दोनों राज्यों ने उसको ड्रॉप कर दिया था। उसको और प्रपोज डीआरसीपी दोनों को जोड़ करके एक नदी जोड़ने की नई जो है परियोजना का हमने कल्पना की। और दोनों राज्यों के बाद इस चर्चा की, दोनों राज्यों के अधिकारियों के स्तर पर चर्चा हुई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के लेवल तक भी चर्चा हो गई थी, और दोनों ने सहमति भी प्रदान कर दी थी सैद्धांतिक रूप से। लेकिन आदरणीय गहलोत साहब के लिए ये प्यासे कंठों की प्यास बुझाने के बजाय वोट लेना प्राथमिकता थी, और ये पाप उन्होंने किया जिसकी सजा उनको मिली। लेकिन चुनाव के समय में भी, चुनाव के पहले भी मैंने कहा था, परिवर्तन यात्रा के समय में भी मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी जो अवश्यंभावी है, और उसके 1 महीने में दोनों राज्यों के बीच में इस समझौते को करके हम इस परियोजना को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का कि जिनके इंटरवेंशन के बिना ये संभव नहीं था, मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का कि उन्होंने अपनी सरकार को तत्परता के साथ में इस पर नियोजित किया, और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान का भजन लाल जी का भी, कि इन दोनों ने बैठ करके भारत सरकार के साथ समझौता किया, और उससे पुराने 13 जिले या आज की अवस्था में 21 जिले, उन 21 जिले के 3.5 करोड़ लोगों को पीने के पानी की सुरक्षा अगले 50 साल के लिए मिलेगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश के 13 जिले भी, मुरैना से लेकर के उज्जैन तक, चंबल का क्षेत्र और मालवा का क्षेत्र जो कंपैरेटिवली सूखा क्षेत्र है, जहां पीने के पानी का संकट है, वहां पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई मध्य प्रदेश में होगी, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई राजस्थान में होगी, और इनके चलते हुए राजस्थान के इन 21 जिलों की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। खैर, आपके इतना बताने से मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को, राजस्थान वासियों को ये खुलासा हुआ कि इस परियोजना का क्या लाभ उनको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत भ्रांतियां इस ईआरसीपी समझौते के बाद भी कही गई कि ये पार्वती कालीसिंध लिंक परियोजना का बदलावा रूप है, पहले से कम पानी राजस्थान को मिलेगा। तो ये बताइए, क्या ये अगले 5 साल में परियोजना पूरी हो जाएगी या इसमें और समय लगेगा? देखिए, मैं आज की परिस्थिति में ये कहूं कि 5 ही साल में पूरी हो जाएगी तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी का ये मंत्र है कि जिस परियोजना की परिकल्पना हम करते हैं उसका शिलान्यास भी हम करते हैं, और जिसका शिलान्यास हम करते हैं उस परियोजना का लोकार्पण भी हम ही करते हैं। तो निश्चित ही हम इसमें सफल होंगे, और तय समय में सफल होंगे, ये हमारा संकल्प है। चलिए, बहुत मनोयोग से इसकी तरफ तैयारी है। एक अभी आपने और बहुत अच्छा काम राजस्थान के संदर्भ में कर दिया, हरियाणा और राजस्थान का जल समझौता करा दिया। उस पर भी लोग जानना चाहते हैं, अभी भी लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि वो क्या है, कितना पानी राजस्थान के चूरू और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। देखिए, यमुना नदी के जल का बंटवारा जब हुआ था 1994 में, उस पर एक बार फिर सभी स्टेक होल्डर स्टेट्स ने मोहर लगाई थी, और उस बंटवारे के बाद में, क्योंकि 2001 में उत्तर प्रदेश 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया था, उत्तराखंड नया स्टेट बना, उसको 6ठे स्टेक होल्डर स्टेट के रूप में मान्यता दी गई। 2001 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के समय में यह सुनिश्चित हुआ था कि राजस्थान को
बरसात के दिनों में 1900 क्यूसेक से कुछ अधिक पानी जो है वो 45 दिनों तक विड्रॉ करने का अधिकार है, और उससे लगभग राजस्थान को 577 क्यूसेक पानी मिलेगा, एमसीएम 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, ये अनुमान किया गया था। लेकिन अपनी कुछ मजबूरियों के चलते हुए, पानी की सीमितता को देखते हुए, हरियाणा प्रदेश 2001 से लेकर अब तक लगातार विभिन्न स्तरों पर प्रयास करने के बावजूद भी राजस्थान को ताजेवाला हेड से यानी हथनीकुंड बैरज से पानी देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार के समय में इसको लेकर के एक परियोजना का ड्राफ्ट बना था और वो भारत सरकार को भेजा गया था, लेकिन भारत सरकार ने भी हरियाणा की सहमति न होने के कारण से इसको टर्न डाउन कर दिया था। इसको लेकर के भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सारे राजनीतिक बयानबाजी किए थे, लेकिन उसके लिए प्रयास कभी नहीं किया। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 5 साल की इस पूरी अवधि में राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे होंगे या उनके बाद में कोई दूसरे, कभी भारत सरकार के पास में इस विषय को लेकर के आए नहीं। जैसा मैंने कहा, जब हम यहां पे आ गए थे तो भी नहीं आए। लेकिन और शायद हो सकता है कि गहलोत साहब के पुत्र के चुनाव में हार का जो के कारण से जो खींच थी, उसके कारण से उन्हें मुझे माफ़ करना गवारा नहीं लगता था। लेकिन ये संकल्प था कि हम राजस्थान के इस चुनौती का समाधान करेंगे। चूरू, सीकर, झुंझुनू और अब वर्तमान में नीमका थाना, ये 4 जिले ये पेयजल के दृष्टिकोण से भी बहुत संकट में है। जमीन का पानी लगभग समाप्त हो गया है। जिन खेतों में कभी फसलें लहलहाया करती थी, वहाँ आज अपने पशुधन को पानी पिलाने के लिए भी टैंकर से पानी लाना पड़ता है। तो निश्चित ही ये राजस्थान के लिए और राजस्थान के इस हिस्से के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हमने हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, सरकार के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर, उनके ब्यूरोक्रेट्स के स्तर पर घंटों इसके ऊपर लेकर के चर्चा की है। राजस्थान में सामान्य लोगों को लगता होगा, यहाँ सरकार में बैठे हुए लोग भी शायद ये सोच सकते हैं कि हम एक दिन आए थे और उसी दिन समझौता हो गया। ऐसा नहीं है। इस समझौते के पीछे भारत सरकार के अधिकारियों ने, सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों ने, मेरे मंत्रालय के अधिकारियों ने हरियाणा और राजस्थान के साथ में कई घंटे तक बैठक की है, और उन सैकड़ों घंटों की साधना के कारण से ये सफल हो पाया। इस साधना का आपको फल भी मिला है। इस आपके कार्यकाल में 3 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय जल समझौते हुए। उत्तर प्रदेश का केन बेतवा, उसके बाद ये ईआरसीपी मध्य प्रदेश और राजस्थान का, उसके बाद हरियाणा और राजस्थान का। तो अब अगला क्या लगता है आपको? अब क्या, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा सुनने में आया था कि शायद प्रधानमंत्री जी ने आपको पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जल संधि हुई थी पहले, उसमें भी कुछ सुधार करने और भारत को उसके हक का पानी दिलाने के लिए कोई प्रयास करने के लिए कहा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जल संधि हुई है, अगर मैं उस संधि के ऊपर टिप्पणी करूं, 60 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो समझौता किया था, मुझे आज तक उसके पीछे क्या रैशनल था वो नहीं समझ में है। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, देश 2 टुकड़ों में बंटा। जो हिस्सा भारत से अलग होकर के गया वो लगभग भारत के टोटल लैंडमास का 18% था, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों पाकिस्तान थे। लेकिन जब जल समझौता आज़ादी के 15 साल बाद में किया गया, तब उसमें भारत के हिस्से में मात्र 18% पानी आया। भारत के हितों को गिरवी रखने की जो परंपरा कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की रही है, उसका एक बड़ा उदाहरण ये भी है। निश्चित रूप से भारत के भूमि के लोगों के प्रति अन्याय उन्होंने अदूरदर्शितापूर्वक निर्णय से किया था। जो 3 नदियां भारत के हिस्से में आई, रावी, व्यास, सतलज, 3 बड़ी नदियां झेलम, चनाब और सिंधु पाकिस्तान को मिली। रावी, व्यास, सतलज का जो पानी भारत के हिस्से का पानी है, उसके कुछ ट्रिब्यूटरीज का पानी जो है वो पिछले इतने वर्षों तक बह करके पाकिस्तान में जा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उद्घोष पुलवामा के समय जो उन्होंने किया कि अब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा, हम भारत के हिस्से का एक बूंद भी पानी न जाने देंगे, इसको सुनिश्चित करेंगे और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और वो काम निश्चित रूप से पूरा होगा और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सब प्रदेशों को देश के हित के पानी का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। एक और आपने देश का नाम रोशन किया है, नमामि गंगे जो रेस्टोरेशन परियोजना है,
तो यूनेस्को ने उसको विश्व के पहले 10 प्रोजेक्ट्स में शामिल किया है। तो नमामि गंगे में ऐसा क्या काम हुआ? देखिए, गंगा हम सब लोगों के लिए आस्था का विषय तो है ही, श्रद्धा का विषय भी है, लेकिन इसके साथ साथ में जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के 40% भूभाग, क्योंकि जब मैं गंगा की बात करता हूं या प्रधानमंत्री जी जब गंगा की चर्चा करते हैं तो गंगा का मतलब पूरा गंगा बेसिन, सारी सहायक नदियों सहित, और देश के लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आजीविका का आधार भी गंगा है, उनके जीवन का आधार भी गंगा है। गंगा अविरल रहे, गंगा निर्मल रहे, ये वर्षों से, सदियों से इस बात की कल्पना की जाती रही, अपेक्षा भी की जाती रही। 1980 के दशक से इस संदर्भ में प्रयास भी हुए, लेकिन वो प्रयास न तो संपूर्णता लिए हुए थे और न निरंतरता लिए हुए थे। नीदर देवर होलिस्टिक नोर देवर इंटीग्रेटेड। तो उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। हजारों करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने के बावजूद भी कोई प्रभाव वो नहीं छोड़ पाई, देवर इम्पैक्टलेस। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में वाराणसी चुनाव लड़ने के लिए गए तब उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे सेवा का अवसर देने के लिए बुलाया है, और उन्होंने मिशन मोड में हम गंगा के अविरलता और निर्मलता के लिए काम करेंगे इसको सुनिश्चित किया। उनके मार्गदर्शन में, उनके सतत सानिध्य में गंगा मिशन ने जिस तरह से काम किया, वो केवल गंगा नदी की मुख्य धारा पे पोल्यूशन अबेटमेंट नहीं था, वो एक काम था। नदी के पानी से जुड़े हुए सारे पक्ष, कैचमेंट के अफॉरेस्टेशन से लेकर के ग्लेशियर्स के स्टेबलाइजेशन से लेकर के वेटलैंड के कंजर्वेशन से लेकर के नदी की एक्वाटिक लाइफ जो है उसको रिस्टोर करने से लेकर के, उसके बंक्स एंड अबंडमेंट्स को ठीक करने से लेकर के, उसके किनारे पर निर्मल ग्राम बनाने से लेकर के, वहाँ जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर्स और व्यवस्थाएं खड़ी करने से लेकर के, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से लेकर के, इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट के ट्रीटमेंट प्लांट बनाने तक काम किया। और उसका परिणाम हुआ कि दुनिया की सबसे लंबी दूरी में बहने वाली नदियों में से एक हमारी गंगा, वो आज गंगा माँ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सबसे स्वच्छ 10 नदियों में से एक है। लोकसभा चुनावों की बात करें उससे पहले थोड़ा सा भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप केंद्र में बैठते हैं, जो भी सारी बड़ी बैठकें होती हैं, कैबिनेट बैठकें होती हैं, उसमें भाग लेते हैं। जेफरीज ने कहा, जो इंटरनेशनल एक एडवाइजरी बॉडी है, उसने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रही है और आने वाले 4 साल में ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी और जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो जो देश फ्रेजाइल 5 में होता था, वो देश आज इतनी तेज गति से कैसे उन्नति कर रहा है? ईमानदारी से सरकार चलाना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना और एक तय लक्ष्य के साथ में। अटल जी की सरकार जब गई थी तब भारत की अर्थव्यवस्था 11वीं अर्थव्यवस्था थी। 10 साल तक अपने आप को वित्त विशेषज्ञ मानने वाले या कहलाना पसंद करने वाले व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होने के बावजूद भी हम 11वें से 10वें स्थान पर पहुंचे। लेकिन इस 10 साल के कालखंड में आप फ्रेजाइल 5 से लेकर के टॉप 5 तक पहुंचे, और जैसा आपने कहा कि टॉप 3 तक जा रहे हैं। और केवल जेफरीज नहीं, दुनिया के सारे इकोनॉमी का विश्लेषण करने वाले संस्थान और व्यक्ति आज इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ में और आत्मविश्वास के साथ में स्वीकार करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और जो है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की आज की तारीख में रिसेशन की तरफ बढ़ती हुई या रिसेशन किसे के दौर से गुजरती हुई सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में सबको संभालने वाली, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संपूर्णता को संभालने वाली अर्थव्यवस्था बनी। और ये हो पाया माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत प्रयास, साहसिक फैसलों और देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प से जुड़े हुए निर्णयों, देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने से जुड़े हुए निर्णयों, देश में लघु, कुटीर और मध्यम उद्योग के पक्ष में फैसले करके उनको निर्यात ओरिएंटेड बनाने के माध्यम से, जैम ट्रीटी के माध्यम से देश में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को और मध्यम वर्गीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के माध्यम से, और पारदर्शिता पूर्वक निर्णय, कंसिस्टेंसी के साथ में इकोनॉमी ऑफ पॉलिसीज को जो है वो चलाने के चलते हुए
कोविड के बाद में आई हुई चुनौती को एक अवसर के रूप में लेते के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज घोषित करके उस दिशा में तेज गति के साथ काम करने के चलते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत 5 ट्रिलियन और 5 के बाद 10 ट्रिलियन इस मार्ग पर चल पड़ा है। और 2030 तक 10 ट्रिलियन और प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि 2047 तक हम विकसित देश बनेंगे। दुनिया के बहुत सारे आर्थिक जगत की समीक्षा करने वाले लोग ये कहने लगे हैं कि वो समय आएगा तब तक भारत दुनिया की टॉप 3 से लेकर के टॉप फर्स्ट इकोनॉमी तक जाने के मार्ग पर चल पड़ा होगा। तो ये जो भारत का सिनेरियो है, इस सारे सिनेरियो में आपने जैसा कहा कि मोदी सरकार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इस अर्थव्यवस्था को इस रूप में लाने के लिए, और इसके साथ ही ये राम मंदिर और ऐसे दूसरे इश्यूज, चाहे वो कश्मीर के धारा 370 वाले हों या और दूसरे इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हैं, उन सबको देख के जो अभी बातें चल रही हैं, आपको लगता है बीजेपी इस बार लोकसभा में 400 प्लस पे जाएगी? देखिए, 2014 का माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, देश की जनता ने उस समय के 10 साल की कालखंड में जो निराशा देश में जन्मी थी, उस निराशा को दूर करने के लिए आशा के केंद्र के रूप में, आशा की किरण के रूप में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को विकल्प मानते हुए उस चुनाव का निर्णय किया था और 30 साल बाद ऐतिहासिक बहुमत, संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया था। 5 साल के बाद 2009 का चुनाव जो है, वो जिस विश्वास के, जिस आशा के साथ में 2014 में मतदान किया था, उसके विश्वास में परिणत होने का चुनाव था। देश सुरक्षित हाथों में है, देश ईमानदार हाथों में है और निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है। लोगों का ये भरोसा और विश्वास था, इसलिए पहले से ज़्यादा मत, पहले से ज़्यादा प्रतिशत और पहले से ज़्यादा सीटें देकर के देश की जनता ने दूसरी बार हमें सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया। अब तीसरी बार देश की जनता भरोसे पर मतदान करने वाली है। मोदी और की यदि मुझे ये कहा जाए कि माननीय मोदी जी के 10 साल के इस कालखंड को आप एक वाक्य में पिरोएं, तो मैं कहूँगा कि देश की जनता के मन में जो निराशा के काले बादल थे, उनको छांट करके देश की जनता को एक नए आत्मविश्वास से लबरेज करके भारत को विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ाने का जो कालखंड, ये 10 साल का कालखंड है और देश की जनता अब निश्चित रूप से इसके प्रतिसाद के रूप में एक बार फिर आत्मविश्वास के साथ में मोदी जी को और अधिक प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने का आशीर्वाद देने वाले। तो इसका मतलब आपको लगता है राजस्थान में भी तीसरी बार ये हैट्रिक होगी और तीसरी बार 25 की 25 सीटें आपको आएंगी? निश्चित रूप से मैं दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि राजस्थान में 25 सीटें आएंगी और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें लेकर के आएगी। क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर अब की बार 370 सीटें मिलेंगी। तो इस बार भी जैसा विधानसभा के दौरान देखने में आया था कि कई सीटें कटी, कई नए चेहरे लाए गए, तो लोकसभा चुनाव में भी जो सीटें बटेंगी उसमें भी ऐसा ही कोई फॉर्मूला रखेंगे? देखिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है और नित्यता के साथ साथ में नवीनता बनी रहे, कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता रहे। और मुझे लगता है कि जब से राजस्थान में हमारे नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, ये सब प्रश्न तो गौण हो गए। भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित निर्णयों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में पहचानी जाती है, जानी जाती है। देखते जाइए, चौंकाने वाले निर्णय होंगे, चौंकाने वाले फैसले होंगे। आप खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे? कई बार बात आती है आप जयपुर ग्रामीण से लड़ेंगे, कभी कहते हैं राजसमंद से लड़ेंगे और कुछ लोग कहते हैं आप पुरानी सीट जोधपुर से ही लड़ेंगे। देखिए, वैसे तो जैसा मैंने प्रारंभिक टिप्पणी में कहा था कि ये तय करना पार्टी के नेतृत्व का फैसला है, लेकिन यदि मेरी राय पूछी जाए तो मैं जोधपुर में ही चुनाव लड़ूंगा, जोधपुर छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला हूं। तो ये जो राजस्थान के लोकसभा चुनाव हैं, इसके बाद भी और इससे पहले भी, चूंकि यहाँ पे अब डबल इंजन की सरकार है, तो राजस्थान में विकास का फोकस किस तरफ रहेगा? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ रहेगा, उद्योगों की तरफ रहेगा, एग्रीकल्चर की तरफ रहेगा, या और कोई विषय होंगे? फोकस कहाँ रहेगा? देखिए, जब किसी देश को विकसित करने की दिशा में देश आगे बढ़ता है तो फोकस किसी एक चीज पर नहीं होता, फोकस विकसित करने की दिशा में। और ये जितने आपने विषय बताए या इस श्रृंखला को और लंबा किया जा सकता है, ये सब उसके डिफरेंट वर्टिकल्स और एस्पेक्ट्स हैं।
इन सब पर काम होगा। और जब भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, देश विस्मृत है, चकित है पिछले 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, चाहे सड़कों का, चाहे एयरपोर्ट्स का, चाहे हाईवेज का, चाहे हाईवेज का, चाहे रेलवेज का। लेकिन मैं जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि विकसित भारत जो 2047 का होगा, उसके परिप्रेक्ष्य में अभी तक जो काम हमने किया है वो कुछ उंगली पे गिने जा सकने वाले प्रतिशत उतना ही है। अभी इससे कई गुना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम देश में निश्चित रूप से होने वाला है। इसके इतर अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में उसकी ग्रोथ में सबसे बड़ा फैक्टर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता है, क्योंकि सारी गतिविधियां उसी के इर्द गिर्द घूमती है। आज भारत में जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी कर पा रहे हैं वो इसलिए है कि भारत की इकोनॉमी का साइज बढ़ा है। हमारा टैक्स कलेक्शन जीएसटी का, जब जीएसटी लागू हुई थी, जो एक महीने में 68,000 करोड़ था, वो बढ़कर के 1,84,000 करोड़ हो गया। इसीलिए जो भारत 2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करता था, वो 11 लाख करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी, ये बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े, जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़े, जो है हमारा कैनवस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा लार्जर हो। उसके लिए जो आवश्यक है वो पहली चीज़ है जमीन की आवश्यकता। लैंड टू मैन रेशियो अगर देश में लद्दाख के बाद में किसी एक प्रदेश में सबसे बेहतर है, वो राजस्थान में है। दूसरी आवश्यकता होती है एनर्जी की। हमारा स्टेट एनर्जी सरप्लस स्टेट है और हमारे पास में एनर्जी के स्कोप ऑफ एक्सपेंशन बहुत है। जो रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप देश में राजस्थान में है वो, और जिस प्रचुरता के साथ में हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, एनर्जी सरप्लस स्टेट है। तीसरी जो आवश्यकता होती है वो पानी की होती है। आज राजस्थान के चारों कोनों से, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल से पानी आने वाला है, हरियाणा से पानी आने वाला है, राजस्थान कैनाल से पानी आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो है नर्मदा जी का पानी आ रहा है। राजस्थान में पानी की उद्योगीकरण के लिए उपलब्धता की कहीं चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे भी जितना पानी उद्योग में चाहिए वो खेती का केवल 5% होता है, इसलिए कहीं कोई संकट नहीं होगा। उसके बाद जो चौथी चीज की आवश्यकता होती है वो होती है रॉ मटेरियल्स की। राजस्थान में कोयले से कच्चे तेल तक, लोहे के अयस्क से लेकर के और तांबे के चांदी के अयस्क भंडार तक, जिप्सम से लेकर के रेयर अर्थ तक, सब कुछ राजस्थान में अवेलेबल है। 62 तरह के कोर मिनरल्स राजस्थान की भू संपदा के रूप में राजस्थान में पड़े। इससे आगे बढ़ करके अगर हम बात करें, वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता। आज जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान में से होकर के बहुत लंबी दूरी तक गुजरता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दूसरे कोने में राजस्थान से गुजरता है। डीएमआरसी राजस्थान के बीच से होकर के गुजरती है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, इसने राजस्थान के लिए अपॉर्चुनिटीज की बहुत बड़ी विंडोज खोल दी है। सही। उसके बाद में जो आवश्यकता होती है वो आवश्यकता होती है उद्यमशीलता की, इंडस्ट्रियसनेस। तो मारवाड़ी आदमी पूरी दुनिया में पहचान रखता है उसके लिए। सही है। तो अब राजस्थान संभावनाओं के उस द्वार पर खड़ा है कि हम राजस्थान को इस विकसित होते हुए भारत का ग्रोथ इंजन बना सकते हैं। राजस्थान विकसित होते हुए भारत की इकोनॉमी का ड्राइविंग स्टेशन बन सकता है, ड्राइविंग फोर्स बन सकता है। और हम इस डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, भजन लाल जी की सरकार इसका ड्राइविंग इंजन बने, राजस्थान की सरकार यशस्वी हो और राजस्थान देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बने, इसके सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से काम करेंगे। अब आपसे आखिर में 2 सवाल, बहुत ही व्यक्तिगत जैसे आप कह सकते हैं। तो आप फिर संभावना ऐसी है कि जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो गहलोत साहब और आपके बीच में जो भी बातें चली वो मानहानि प्रकरण तक भी पहुंची। तो जो पीछे शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, उस दिन आपके और गहलोत साहब के बीच में जो बातचीत हुई, उसको देख करके लोगों को एक अंदाजा लगने लगा कि शायद कुछ हालात बदले हैं और शायद कोई आपस में समझौता या दोस्ती की तरफ कोई बात चल रही है। ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक पेडेस्टल पर हम आमने सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तिगत वैमनस्य का गुंजाइश नहीं होती। और इस देश के परिपक्व होते लोकतंत्र, क्योंकि अब लोकतंत्र भी 75 साल का हो गया है,
परिपक्व होते लोकतंत्र में सैकड़ों ऐसे उदाहरण खोजे जा सकते हैं जहां राजनीतिक मतभेद के होते हुए भी लोगों ने देश के लिए, प्रदेश के लिए एक पेडेस्टल पर आकर के बात की है। हमारे व्यक्तिगत विरोध हो सकते हैं, विभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं उनके मन में, मेरे मन में तो नहीं है, लेकिन हार के कारण से स्वाभाविक खींच उनके मन में हो सकती है। जोधपुर को लेकर के भी और मुझे लेकर के भी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के भी, जो उन्होंने अनेक बार शब्दों में इजहार की। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये इसकी कहीं कोई गुंजाइश भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। और उस मंच पे जब माननीय गहलोत साहब आए थे तब मेरे मन में, मैं पहले से वहाँ था, कुछ मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मंच पर थे, मेरे मन में ये भाव था, वो जब आकर के बैठे और अकेले बैठे थे तो मेरे मन में ये भाव था कि वो उस मंच पर एकमात्र मेहमान है। हम सब तो भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य थे, चाहे किसी भी भूमिका में होंगे, सही, कहीं भी होंगे, लेकिन उस परिवार का हिस्सा थे, वो एकमात्र मेहमान थे। और मेहमान भगवान होता है, ये हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया, इसलिए मैंने बैठकर उनसे बड़े प्रेम से बात की थी। वो मेरे घर में, मेरे मंच पर आए हुए थे। राजनीतिक रूप से हमारी दूरियां हैं, हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग है, हमारे विषयों को देखने का नजरिया अलग अलग है, हमारी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं, वो हैं और रहेंगी, उनमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पर इसी का असर कई लोग कहते हैं कि जोधपुर को विकास पे पड़ा। आप वहां से केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहां से मुख्यमंत्री रहे, तो आप क्या समझते हैं जोधपुर में उतना विकास हो पाया जो राजस्थान के बाकी हिस्सों में हुआ? देखिए, अगर मैं मेरे 10 साल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, हमने रेलवे स्टेशन का नई बिल्डिंग बनाने का नया मार्ग सुनिश्चित किया, एयरपोर्ट का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मार्ग सुनिश्चित किया, जोधपुर का एलिवेटेड रोड बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं, लगभग वो भी काम शुरू होने की स्थिति पर आ गया है। देश में अब जिस तरह से हाईवेज का काम हुआ, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भी उसी तरह से हुआ। देश में जिस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। देश में जिस तरह से 4 लेन का एक्सप्रेसवे बने, जोधपुर में भी उसी तरह से बने। देश में जिस तरह से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया, जोधपुर में भी उसी तरह से हुआ। इन सब योजनाओं पर काम हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से सहमति रखता हूं, अगर गहलोत साहब ने थोड़ा दिल बड़ा रखा होता तो हम शायद बहुत कुछ कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए, लेकिन वो शायद समय नहीं आया था, या जोधपुर के लोगों के भाग्य में कुछ और इंतजार लिखा था। जोधपुर अब और गति से आगे बढ़ेगा, मैं इस बात का पूरा भरोसा और विश्वास रखता हूँ। एक आखिरी सवाल, खास तौर पे यूथ के लिए, आपका इतना जो एनर्जी लेवल है, मुझे आपके आसपास के लोग बताते हैं आप सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के तैयार हो जाते हैं, रात को 1 बजे 2 बजे जब भी सोते हैं फिर वही सुबह 5-6 बजे उठ करके और सारा तैयार हो जाते हैं, तो इतना एनर्जी लेवल आप कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये शरीर जो है, ये भगवान ने ऐसी मशीन बनाई कि इसको जिस तरह से आप रखो उसी तरह से वो रहने लग जाते हैं। पिछले लगभग 30 साल से भी ज़्यादा के सामाजिक जीवन में और इस सोच के साथ में काम करते हुए कि आज का दिन जीवन का आखिरी दिन अगर है, इसलिए मुझे क्या काम करने हैं, उसको काम करते हुए जब व्यक्ति काम करता है तब निश्चित रूप से वो ऊर्जा भी देता है भगवान, और वो काम करने की क्षमता भी देता है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ जब देखता हूँ, अपने लीडर की तरफ जब देखता हूँ कि जब हमारा नेता दिन में 18 से 20 घंटे काम करता है, तो निश्चित रूप से हमको भी उतना तो लगभग करना ही चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, और ये कर्तव्य का बोध अपने आप आपको ऊर्जा देता है। तो आज हमारे साथ थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और मैं समझता हूँ आज के इस कीनोट के माध्यम से खास तौर पर राजस्थान की जनता को इस बारे में जानकारी मिली होगी कि ERCP से उनको क्या लाभ होने वाला है, यमुना का पानी हरियाणा के साथ समझौता होकर के किस तरह से राजस्थान को लाभ पहुंचाने वाला है, और आने वाले समय में जब लोग ये कहा करते थे कि जल ही एक ऐसा कारण होगा जो विश्व युद्ध का कारण बन सकता है, और अटल जी ने कहा था कि पानी में भी आग लग सकती है, तो राजस्थान में पानी में अब आग लगने की कोई संभावना नहीं है। इतना अच्छा आने वाला भविष्य है खासतौर पर पानी के क्षेत्र में। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद पवन जी। फर्स्ट इंडिया चैनल का भी बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।